नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने एग्री मार्केट में ट्रेड किया है, नॉन एग्री में ट्रेड किया है और आप जानना चाहते हैं कि आगे आपको इसमें करना क्या है या फिर आप कोई नया ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, जिस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे उससे पहले बात करते हैं एक अहम खबर की। खबर यह है कि एग्री कमोडिटी में इंडेक्स ट्रेडिंग अगले हफ्ते यानी 26 मई से ये शुरू हो जाएगी। एनसीडीएक्स पर एग्रीडेक्स ये इसमें कारोबार शुरू होगा। जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होगा और 10 कमोडिटी एग्रीडेक्स में शामिल की गई है। इससे क्या फ़ायदा होगा ट्रेड करने वाले को, किसानों को, इस पर डिटेल में बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं कपिल देव, एनसीडीएक्स के बिजनेस हेड हैं। कपिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताएं कि एग्रीडेक्स में जो ट्रेड शुरू होगा 26 मई से, क्या है ये पूरा ट्रेड कैसे होगा, आसान भाषा में अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए। थैंक यू मृत्युंजय जी। देखिए, एग्रीडेक्स जो है एनसीडीएक्स का इंडेक्स है, जो कि 10 लिक्विड कमोडिटीज जो एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे हैं उनकी वैल्यू को ड्राइव करके एक इंडेक्स वैल्यू जनरेट करेगा, जिसको फ्यूचर्स के थ्रू लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो लाइक जिस तरीके से निफ्टी 50-50 स्टॉक्स को रिप्रेजेंटेटिव करता है और सेंसेक्स कुछ स्क्रिप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से एग्रीडेक्स एनसीडीएक्स पे जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 10 कमोडिटीज को रिप्रेजेंट करके एक वैल्यू देगा, जिसको मार्केट पर। ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि कौन कौन सी 10 कमोडिटी इसमें शामिल होगी। देखिए, एज पर सेबी गाइडलाइन जो क्राइटेरिया डिसाइड हुआ था कि वेटेज 50% प्रोडक्शन और 50% लिक्विडिटी को दिया जाएगा। तो जो कमोडिटीज अभी इंडेक्स में है वो है चना, ग्वार सीड, ग्वार गम, जीरा, मस्टर्ड, सोयाबीन, सोया रिफाइन, कैस्टर, धनिया और कोकोट। तो ये 10 कमोडिटीज है जो कि अभी इंडेक्स का पार्ट है और सबका अलग अलग वेटेज है। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे तो इस कमोडिटीज के अंदर सोयाबीन का है, जो कि 18.18% यानी कि 18.18% है। उसके बाद चना है जो कि 17.36% है और उसके बाद ग्वार सीड और मस्टर्ड का नंबर आता है सर। ठीक है। अब एक सवाल कपिल मेरा आपसे और होगा कि एग्रीडेक्स में ट्रेड कैसे होगा। मान लीजिए, क्या ये इसमें भी लॉट में ट्रेड होगा, जैसे बाकी एग्री कमोडिटी में इंडिविजुअली लॉट में ट्रेडिंग होती है, कोई 1 लॉट 2 लॉट में ट्रेड कर सकता है, तो एग्रीडेक्स में कैसे ट्रेड होगा? देखिए, इन कमोडिटीज की वैल्यू को लेके एक इंडेक्स यूनिट हमने तैयार की है, जो कि इंडिकेटिव अगर आप देखेंगे तो एक्सचेंज की वेबसाइट पे एग्रीडेक्स का चार्ट भी अवेलेबल है। और एक लॉट में 500 इंडेक्स की यूनिट रहेंगी, जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन दिया है, यानी कि 500 इंडेक्स का एक लॉट रहेगा जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अवेलेबल रहेगा। तो 500 के मल्टीपल में लोग 500 इंडेक्स यूनिट, 1000 इंडेक्स यूनिट, 1500 इंडेक्स यूनिट या 2000 इंडेक्स यूनिट ट्रेड कर पाएंगे। ओके। टिक साइज क्या है? टिक साइज इसका 25 पैसे का टिक साइज है। 25 पैसे का। ओके। अब एक सवाल और मेरा आपसे कि मार्जिन क्या है। मान लीजिए किसी को एग्रीडेक्स में ट्रेड करना है और मिनिमम क्वांटिटी में अगर ट्रेड करना होगा तो मिनिमम मार्जिन क्या देना पड़ेगा? देखिए, मार्जिन का हिस्टोरिकल जो भी इसकी वॉलेटिलिटी है और जो गाइडलाइंस है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस, उसके बेसिस पे इसका मार्जिन रहेगा। तो एनसीसीएल उसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है और बिफोर लॉन्च जो भी है इसका इनिशियल मार्जिन डिक्लेयर किया जाएगा। बट चूंकि इंडेक्स एक लेस वोलेटाइल प्रोडक्ट है, कैश सेटल्ड नहीं है और बहुत सारी कमोडिटीज के ऊपर ड्राइव करके वैल्यू निकलती है, तो आई एक्सपेक्ट कि जो मार्जिन है इंडेक्स का वो बाकी कमोडिटीज का है जो उसके कंपैरिजन में कम रहना चाहिए। बाकी जो फाइनल मार्जिन है जिस दिन ट्रेडिंग अवेलेबल होगी उस दिन इनिशियल मार्जिन जो भी है वो एनसीसीएल के द्वारा रिलीज किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा मार्केट पार्टिसिपेंट। आखिरी सवाल कपिल मेरा आपसे होगा। हाँ, आखिरी सवाल कपिल
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें घपला घोटाला की कोई आशंका तो नहीं है ना एग्रीडेक्स में? जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल कमोडिटी में कभी कभी ऐसी खबरें आ जाती है, तो इसमें कोई आशंका है या ये आपने घपला घोटाला प्रूफ इंडेक्स बनाया है इसे? देखिए, इंडेक्स हमेशा से एक मोस्ट रिलायबल टूल रहा है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कमोडिटीज को नहीं रिप्रेजेंट करता है। 10 कमोडिटीज इसका पार्ट है जो कि डिफरेंट सीजन को बिलोंग करती है, जिनके डिफरेंट फंडामेंटल्स हैं और अलग अलग वेटेज है। तो अल्टीमेटली उन कमोडिटीज के परफॉर्मेंस के ऊपर इंडेक्स की परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी। एक पर्टिकुलर कमोडिटी की वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है मार्केट में फंडामेंटल के हिसाब से, बट ट्रेडिंग ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स का बेनिफिट यही है कि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है जब एक ग्रुप ऑफ कमोडिटीज को एक इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी गाइडलाइन के ऊपर बनाया गया है। बहुत डिस्कशन रेगुलेटर और एक्सचेंजेस और मार्केट पार्टिसिपेंट्स का हुआ है, प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी हुई है, उसके बाद इसको डिजाइन करके मार्केट को ऑफर किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही रिलायबल टूल, कैश सेटल टूल है, डाइवर्सिफाइड है और मार्केट के लिए आई थिंक बहुत ही प्रॉमिसिंग टूल हम इस पॉइंट पे ऑफर करने जा रहे हैं। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल देव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि कैसे कामकाज एग्रीडेक्स में होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको करना क्या है। गोल्ड और सिल्वर से शुरुआत कर लेते हैं। बीरेन वकील हैं हमारे साथ, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ, अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आज के लिए आपको कैसा लग रहा है, और यहाँ पर कोई ट्रेड अभी लेना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? ओवरऑल बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। अगर 46,800 के आसपास मिलता है, यहाँ से 200-300 रुपया नीचे, तो गोल्ड में बाई कर सकते हैं। सिल्वर काफी वॉलेटाइल है, तो आज उसमें ट्रेड नहीं मिल रहा। अच्छा, ठीक है। भाविक, आपका व्यू क्या होगा? गोल्ड सिल्वर में से कोई एक कमोडिटी अगर आज के लिए चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, गोल्ड को या सिल्वर को? नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में मुझे सिल्वर ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है, पर जैसे वीरेन जी ने बताया कि आज वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो मैं गोल्ड को ही ज्यादा प्रेफर करूंगा। आज के दिन अगर देखें तो 2 बार गोल्ड ने 47,349 का हाई टच करके वापस सेलिंग प्रेशर थोड़ा दिखा है। तो आई थिंक अगर आज लॉन्ग किसी को करना है तो 47,350 के ऊपर जाता है तो ही लॉन्ग कीजिए, या तो फिर नीचे थोड़ा डिप आता है 46,980 से 46,900 के करीब, तो वहां से बाय करना है, क्योंकि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ अभी भी पॉजिटिव है। तो 46,900 के करीब आता है तो लॉन्ग कीजिए 46,800 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 46,350 का। ठीक है, तो ये राय आपकी है। अब बात क्रूड की। क्रूड में अभी क्या किया जाए बीरेन जी? कोई ट्रेड करना चाहिए अभी क्रूड में या नहीं करना चाहिए? क्रूड में करंट लेवल से बाई हो सकता है 2470-75 के आसपास। 2430 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 2550 का टारगेट रख सकते हैं, और ये इंट्राडे बेसिस का कॉल है। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए क्रूड में आपको ट्रेड लेना है, ये आपको बीरेन जी ने बताया है। मेटल का मार्केट अभी आपको भाविक कैसा लग रहा है, और आज शाम के कारोबार के लिहाज से मेटल में कोई ऐसा काउंटर आपको दिख रहा है जहां पर आपको लगता हो कि अभी अभी ट्रेड लिया जा सकता है? हाँ जी, देखिए, अगर आज बैटल की बात करें तो एक मिक्स परफॉर्मेंस है, और मुझे लग रहा है कि ये वीकेंड मेटल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो चाइना की मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल पॉलिटिकल इवेंट है वो थर्सडे को किक ऑफ होने वाली है, और एक्सपेक्टेशन भी है कि यहाँ से और पॉजिटिव सिग्नल्स और पॉलिसी भी मिल सकती है। थोड़ा रिस्क भी है कि अगर एक्सपेक्टेशन नहीं आते हैं तो थोड़ी बहुत सेलिंग ऑफ हो सकती है। मेटल में मुझे जिंक ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि लास्ट 5 दिन से अगर देखें तो उसी की इन्वेंट्री कम हो रही है। तो जिंक 150-650 अभी चल रहा है, तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं 157.50 से 158 का टारगेट लेके 155 का स्टॉप लॉस इंट्राडे रख सकते हैं। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है अशोक का, इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अशोक। सर, मैंने एनजी 141 पे शॉर्ट की हुई है। अच्छा, 141 पर आपने नेचुरल गैस में शॉर्ट किया है। बीरेन जी, क्या किया जाए अभी, इनको क्या करना चाहिए इसमें?
इसकी आज के दिन की जो रेंज लग रही है 136 से 143 की लग रही है। 144.50 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और डाउन साइड में 138-39 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, मोहित हैं आप हमारे साथ मुरादाबाद से। पूछिए मोहित। सर नमस्कार, मेरा सवाल है गोल्ड पे। क्या मैं गोल्ड $1755 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बेच सकता हूँ? करंट भाव इस समय 47,200 का आ रहा है। बताइए भाविक। देखिए अभी भी मुझे लग रहा ही रहा कि मार्केट में सेल ऑफ मिलना चाहिए। हालांकि 1765 जो स्पॉट है वहां से थोड़ी करेक्शन आ चुकी है, पर अगर हमने देखे कल भी तो 1725 से वापस रिकवरी आई। आज भी अगर देखें तो 1750 जो स्पॉट प्राइसेस है उसी के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। आई थिंक ओवरऑल पॉजिटिव ही सेंटीमेंट है। यहाँ पे ट्रेंड के नेगेटिव मतलब अपोजिट ना जाए और शॉर्ट सेल ना कीजिए। इनफैक्ट अगर आपको बाई करना है तो मैं बाई के रिकमेंड करूंगा 1730 से 1735 के करीब 1760 का टारगेट रखे। आई थिंक 1780 से 1800 के करीब आता है तो वहां से एक बार आप शॉर्ट कर सकते हैं, पर अभी मोमेंटम पॉजिटिव है तो शॉर्ट ना कीजिए। ओके, तो आप कहें कि मोमेंटम पॉजिटिव है, शॉर्ट करना अभी ठीक नहीं रहेगा। वीरेंद्र जी, एग्री मार्केट में अभी आपका ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है और कल के लिए कोई ऐसी कमोडिटी एग्री में आपको दिख रही है जहां पर आपको लगता हो कि अभी पोटेंशियल है ट्रेड का? गवार में शॉर्ट प्रेफर करूंगा। जिन कॉन्ट्रैक्ट में 3650 पे 3700 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3600 रुपए के आसपास का टारगेट 3550 का टारगेट रहेगा। वैसे जून सोयाबीन ऑयल में भी शॉर्ट जा सकते हैं। यहाँ 780 पे शॉर्ट, 790 का स्टॉप लॉस और 760 का टारगेट। ओके, और चने को लेकर के आपका व्यू क्या है? क्योंकि चने में सरकारी खरीद बढ़ाने की कवायद चल रही है। क्या आउटलुक है आपका चना वायदा को लेकर? चने में एमएसपी से काफी माल भाव नीचे है और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट खरीद शायद बढ़ेगी तो थोड़ा सेंटिमेंट का सपोर्ट आएगा। बट चार्ट के स्ट्रक्चर कमजोर है, वॉल्यूम भी कमजोर है। तो यहाँ भी मैं 415-4150 पे शॉर्ट ही प्रीफर करूंगा। जून कॉन्ट्रैक्ट 4220 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 4070-4050 के आसपास का टारगेट रहेगा। ठीक है, ठीक है। ओके, अगला सवाल है प्रीतेश का, मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रीतेश। हेलो हेलो जी पूछें। हाँ, मैं बोल रहा था मेरे को गोल्ड बाई करना है, तो क्या भाव पे बाई करें? करंट से बाई कर सकते हैं? क्यों आज और कल डेटा है यूएस के, आज शाम को एफओएमसी की मीटिंग भी है, तो कहाँ तक जा सकता है गोल्ड? बिल्कुल ठीक है। वीरेंद्र जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए? डेटा आने से पहले इनको ट्रेड ले लेना चाहिए या डेटा आने का वेट करना चाहिए? और क्या ट्रेड लेना चाहिए? खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? बाइंग ऑन डिप्स करना चाहिए। वैसे आज फेड की मीटिंग तो नहीं है, बट फेड मिनट्स यानी लास्ट मीटिंग में जो डिस्कस हुई थी वो डिटेल आएगी, तो इसका ज्यादा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कोई ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। जहां तक इसकी रेंज का सवाल है तो 46,800 के आसपास बाय बन सकता है। वैसे हेडलाइन ड्रिवन मार्केट है, यानी कभी वैक्सीन का न्यूज मिले तो मार्केट गिर जाता है, वैक्सीन फेल हो गई ऐसा न्यूज मिले मार्केट बढ़ जाता है। तो इट्स लाइक वो जो स्पोर्ट्स बैटिंग का होता है ना, इस तरह का ये ट्रेडिंग फिलहाल चल रहा है। बट ओवरऑल सिनारियो बुलिश है, तो बाय ऑन डिप्स का है। ओके, बाय ऑन डिप्स। अगला सवाल है रवि का। पूछिए रवि। सर ये क्रूड आज इन्वेंट्री है और मैं 2345 रुपए के लेवल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? कल तो आए नहीं थे, मैंने कल भी क्वेश्चन यही पूछा था। 2345, ओके। क्या भाविक ये उम्मीद करनी चाहिए कि भाव यहां तक आ जाएगा 2345 2345 तक?
2345 आज के दिन तो थोड़ा मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल के यूएस में बहुत एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्वेंट्री है। पर अगर कल का एपीआई का डेटा भी अगर देखें तो उसमें भी ड्रॉ हुआ था, इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं हुई थी, तो उसकी वजह से भी पॉजिटिव है। और ओवरऑल भी सेंटीमेंट अगर देखें तो पॉजिटिव है। चाइना में डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है प्री कोरोना वायरस लेवल के, और टेक्निकली भी देखें तो अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2600 तक आना चाहिए। तो आई थिंक आज मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 2400 से 2380 तक आए, तो वहां पे अगर आता है तो एक बाइंग ऑन डिप्स। 2345 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आज के दिन। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए गोपाल जी। 2 महीने में 4500 गुआर हो जाएगा। वकील जी से सवाल है। बताइए वकील साहब। गवार में सेल करना चाहिए आज, जैसे मैंने आज कॉल दिया है 3650 पे कल। फिलहाल तेजी का उम्मीद कम है। कोरोना के बाद थोड़ी परचेसिंग पावर भी टूट गई है, तो मैं हल्का सा मंदी में हूँ टेम्पररी। ठीक है, तो आप अभी हल्की मंदी में हैं, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की कि वहाँ पर क्या एक्शन दिखेगा। हमने अभी बात की गोल्ड की, सिल्वर की, मेटल की, क्रूड की, लेकिन मेटल में सबसे ज़्यादा अगर पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से देखा जाए भाविक, तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से सबसे एट्रैक्टिव काउंटर आपको बेस मेटल में कौन सा लग रहा है? मृत्युंजय जी देखिए, एट्रैक्टिव काउंटर अगर मैं देखूं तो मुझे वापस निकल ही लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल भी लास्ट 3-4 दिन से भी अगर देखें तो आई थिंक वही एक मेटल है ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। और जैसे ही इकोनॉमी ओपन होगी तो स्टेनलेस स्टील और उसकी ऑटो की डिमांड की वजह से आई थिंक निकल में ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। टेक्निकली भी हमने देखा है कि जैसे 905-901 के करीब आता है तो वहाँ से उछाल आ जाता है, वहाँ 970 तक आ सकता है। अभी 940 चल रहा है, तो आई थिंक थोड़ी डिप आती है 930 के करीब, तो वहाँ से अभी भी 30 रुपीज़ के ऊपर जगह है। बाकी सारे बेस मेटल शेयर का ऑफर है वो ऑलरेडी बहुत रन अप हो चुके हैं, तो निकल में थोड़ी अभी भी 30 रुपए की जगह है। एक बार 935-930 के करीब आता है तो 910 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 970 के टारगेट के लिए। ठीक है, अगला सवाल है रति राम का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए। सिल्वर में है पोजीशन, हाजिर में मेरे को सिल्वर लेना है, तो कौन से रेट में लूं और सिल्वर कौन से भाव से लूं मैं, और मेरे को नीचे तक कितना दिखेगा और ऊपर तक कितना दिखेगा? ठीक है, चांदी आप स्पॉट मार्केट में फिजिकल में खरीदना चाहते हैं। बीरेन जी, क्या अभी जो हम चांदी का भाव देख रहे हैं स्पॉट में, क्या इस भाव पर चांदी खरीद लेना चाहिए या कुछ और सस्ता मिल सकता है? अभी थोड़ा वेट करें। लॉकडाउन खुलते मेरे हिसाब से डिमांड के तुलना में सप्लाई थोड़ा ज्यादा रहेगा। रिसाइकल सिल्वर जिसको बोलेंगे उसका सप्लाई थोड़ा निकलना चाहिए, और लॉकडाउन भी अभी काफी जगह पे इफेक्टिव है, तो जब तक पूरा मार्केट खुल नहीं जाता तब तक फिजिकल से वेट करना चाहिए लेने के लिए, सस्ता मिल सकता है। ओके, ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। भाविक, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या है? मैं जिंक में रिकमेंड करूंगा लॉन्ग साइड 156 पे, टारगेट रखिएगा 157.50 का और स्टॉप लॉस 155 का। आपकी कॉल बीरेन जी। जून नेचुरल गैस में बाइंग प्रेफर करूंगा 146 पे, 153 का टारगेट रहेगा और 141 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, आपकी आखिरी कॉल भाविक। जून कच्चे तेल क्रूड में मैं बाइंग के रिकमेंड करूंगा 2420 से 2430 के बीच में, 2500 का टारगेट और स्टॉप लॉस रखिए 2370 का इंट्राडे। चलिए, बहुत शुक्रिया भाविक पटेल आपका और बीरेन वकील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए
कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।